ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स का 8 सितंबर को सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर एडिशनल पेपर अपलोड किया था, जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने अपने फर्स्ट 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और अब आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, उसका रीजन भी बताऊंगी कि हमने उस स्टेप्स को यूज करके हमने वो सॉल्यूशन क्यों फाइंड आउट किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इन द फिगर शोन बिलो, जो आपको ये फिगर दी है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, जो ये पी क्यू आर एस है ये हमारा एक स्क्वायर है एंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? फाइंड आउट करनी है वैल्यू एंगल एस पी टी की। ठीक है, ओके अब एस पी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल की। तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से एंगल्स पर फोकस करना है। ठीक है, किसी और एंगल पर फोकस करना है। देखो स्क्वायर दिया है, सो दैट मीन्स ये एंगल हमारे कितने डिग्री के रहने वाले हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास ये एंगल हमको कितने डिग्री का गिवन है? 90 डिग्री का। सो एक ही ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ट्राइंगल के एंगल्स ले लेते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो सपोज इस एंगल को नाम दे दिया मैंने 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3। राइट, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आने वाला है मेरे पास? 180 डिग्री। 1 की वैल्यू कितनी है? 90। 90 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट मीन्स अब ये 90 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया? 180 में से 90 को माइनस किया तो ये एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री। सो नाउ अब अगर मुझे यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मेरे पास कितनी आने वाली है? 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, मतलब जो ये छोटा वाला एंगल है ना, 90 में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास इस छोटे वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से आप ये पूरा बड़े वाला एंगल देखो, जो ये स्क्वायर का एंगल है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है? एंगल एस पी क्यू। ये पूरा एंगल हमारा दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, एस पी टी प्लस एंगल टी पी क्यू। ध्यान से अगर देखोगे एस पी टी एक पार्ट तो ये बन रहा है, दूसरा पार्ट टी पी क्यू, इन दोनों एंगल्स को अगर प्लस कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, ओके सो ये पूरा एंगल एस पी क्यू कितने का है? 90 डिग्री का। क्यों है 90 डिग्री का? बिकॉज ये स्क्वायर का एंगल है और स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। सो नाउ एस पी टी तो हमें फाइंड आउट ही करना है, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसी तरह से टी पी क्यू छोटे वाला एंगल हमने क्या नाम दिया था? उसको एंगल 2 नाम दिया था। ठीक है, सो ये एंगल 2 प्लस का है, इस साइड जाकर के किसका हो जाएगा? हमारा माइनस का। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? एंगल एस पी टी की। बट क्वेश्चन में तो हमसे उन्होंने कुछ साइन की वैल्यू पूछी और कुछ मैथमेटिकल नंबर्स दिए हैं। सो यानी कि अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। देखो एंगल 3 भी 90 माइनस एंगल 2 है और एस पी टी भी 90 माइनस 2 है। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया यहाँ से? एंगल एस पी टी किसके इक्वल आ गया? हमारा एंगल 3 के इक्वल। ये दोनों साइड्स इक्वल है ना इसकी, सो दैट मीन्स मैथमेटिकली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एस पी टी जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया? एंगल 3 के इक्वल आ गया। राइट, अब वैल्यू तो हमें एंगल 3 की भी नहीं पता। ठीक है, तो कैसे निकाले इसके साइन की वैल्यू? इसके साइन की वैल्यू निकालने के लिए फिर से एक बार हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल यू पी क्यू। देखो इस ट्राइंगल को मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ अलग से, यू पी और क्यू। जो ये वाला एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 का। जो ये यूपी साइड है ये हमें 8 गिवन है और ये हमें कितनी गिवन है? 15। और अगर हम ये थीटा, ये वाला जो एंगल 3 है, ये अगर हम फाइंड आउट कर लें, सो दैट मीन्स वही हमारे एस पी टी की वैल्यू होगी। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये मेरी क्या है? हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ये 90 के सामने वाली साइड है। ठीक है, और हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है? बेस है और ये वाली साइड क्या है? मेरी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस है आपके पास। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस अगर आपके पास है तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बेस
परपेंडिकुलर कितना है 8 की पावर 2 प्लस बेस कितना है 15 की पावर 2, सो दैट मीन्स 8 की पावर 2 कितना हो गया 64 और 15 की पावर 2 कितना हो गया हमारा 225, सो यहाँ से आंसर आ गया 289। 289 किसकी वैल्यू आई है, h स्क्वायर की वैल्यू आई है 289, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट सॉल्व करके h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। ठीक है, अब इतना सारा काम हमने h क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज मुझे फाइंड आउट करनी है साइन की वैल्यू, और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे tan की निकालनी होती तो मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि tan क्या होता है p बाई पी, परपेंडिकुलर भी है मेरे पास और मेरे पास बेस भी है। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल 3 किसके इक्वल होता है p बाई एच, तो p कितना है हमारे पास 8 है और हाइपोटेन्यूज कितनी फाइंड आउट करी है हमने 17, और यही जो वैल्यू है यही किसके इक्वल है, साइन ऑफ एंगल SPT के, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 8 बाई 17। ठीक है जी, आई समझ में बात। तो देखो कोई भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ आपको चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करके फाइंड आउट करनी पड़ेंगी वैल्यूज, सो दैट कि यू कैन फाइंड योर आंसर वेरी इजी, राइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में उन्होंने क्या बोला है, शोन बिलो इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम, एक ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम दी है हमें एंड हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट करेक्ट। ये स्टेप्स दिए हैं आपको, स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हमसे पूछा है कौन सा स्टेप हमारा करेक्ट नहीं है। सो देखो अब आपके पास क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट थी, ठीक है। 1 की जगह इन्होंने क्या पुट किया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने। सो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये इधर जाकर के माइनस का होगा, दैट मीन्स 1 विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा किसका लिखा है, प्लस का, और कॉसेक किसका लिखा है, माइनस का। तो साइन की यहाँ पर मिस्टेक है, सो दैट मीन्स हमारा कौन सा स्टेप गलत है, स्टेप नंबर 1। अब देखो जब आपको फर्स्ट स्टेप में ही गलती मिल गई, मिस्टेक मिल गई, तो आपको आगे चेकआउट करने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है। अगर आपसे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हुए अगर आपसे कोई एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ होता जिसमें उन्होंने 2 स्टेप्स लिखे होते, मतलब स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3, तब आपको स्टेप नंबर 3 भी चेक करना पड़ता कि यहाँ भी कोई मिस्टेक तो नहीं है। बट उन्होंने एक एक ऑप्शन में एक एक स्टेप ही दिया है, सो दैट मीन्स आपको आगे क्वेश्चन चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में मिस्टेक है, 2 स्टेप्स में मिस्टेक नहीं है, राइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ी सी स्टेटमेंट पार्ट मिसिंग है इसमें। ठीक है, अ सर्कल विद द सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज शोन बिलो। एक सर्कल है, सेंटर O है, रेडियस उसका 6 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो ये शेडेड रीजन है इन द सर्कल इज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। आप खुद से सोच कर देखो, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि ये सर्कल का ये एक पार्ट है, इसका एरिया पूरे सर्कल के एरिया के इक्वल हो? ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। सर्कल के एरिया का कुछ रेशियो होगा, ये कुछ पार्ट होगा ये, ठीक है, वो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट में मिसिंग है। तो इसका क्या था, इज 5/9 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि शेडेड पार्ट का एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चला कि 5/9 कैसे आया। सबसे पहली चीज़ तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी स्टेटमेंट मिसिंग नहीं होगी, ठीक है। इन केस अगर मिसिंग होगी भी तो भी आप उस क्वेश्चन में कुछ भी अटेम्प्ट कर दोगे तो आपको उस क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जहाँ भी कहीं आपको लगे कि स्टेटमेंट मिसिंग है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करके आइएगा, क्योंकि उसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पे हमने 5/9 ही क्यों लिया, क्योंकि देखो अब मिसिंग थी स्टेटमेंट तो कुछ का कुछ करके हमें आंसर फाइंड आउट करना था। सो ऑप्शंस को सेलेक्ट करके हमने क्या किया, ऑप्शंस को सेलेक्ट करके मैंने जो है लेंथ वाला फॉर्मूला लगा के एक एक ऑप्शन को चेकआउट किया और वहाँ से थीटा फाइंड आउट किया, देन इन दोनों का एरिया फाइंड आउट किया, मतलब अपोजिट क्वेश्चन करके देखा। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आया वो क्या, इतनी वैल्यू आई मेरे पास 5/9, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज स्टेटमेंट मिसिंग थी, 5/9 वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी,
ठीक है। सो शेडेड रीजन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला, ये हमारा सेगमेंट बन रहा है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5/9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई और आर तो दोनों के केस में सेम है, कैंसल आउट कर दीजिए। यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 360 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 9, सो 9 4 60, सो 5 इंटू 40 कितना आ गया हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 200 डिग्री, ठीक है। एंगल आया है, वो एंगल आया है हमारा ये वाला एंगल, क्योंकि इसका एरिया की बात करी थी ना, ये वाला एंगल आया, बट हमें कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि हमारे पास, अब देखो ये टोटल कितना होता है, 360 एंगल होता है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 360 में से 200 को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 160 डिग्री। देन अब हमें निकालनी है इसकी लेंथ, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर, ओके। थीटा कितना आया है हमारे पास, 160 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, आर कितना है, आर है हमारे पास 6, सो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 था 36, देन 2 3 था 6, सो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 16 π/3 सेंटीमीटर। सो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 π/3 सेंटीमीटर। ओके जी, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ रेगुलर पॉलीगन इज शोन बिलो, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद द सेंटर ओ। एक रेगुलर पॉलीगन है, इसको इन्होंने सेंटर ओ के साथ यहाँ पर इंस्क्राइब किया है, ठीक है। देन एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास कुछ कोड्स, कुछ हमारे पास लाइंस हैं जो ये एंगल कितने डिग्री का बना रही है, सारे एंगल्स हमारे इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सो दैट मीन्स ये सारे एंगल्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको सपोज हमने नाम दे दिया x, तो ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ये सारे पांचों मिलके कितना बन जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 बार x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5x, और टोटल एंगल आपको पता है कि ये सर्कल बन रहा है, सो दैट मीन्स ये टोटल एंगल कितने का हो गया हमारा, 360 डिग्री का। सो दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360/5, कैंसिल आउट करोगे तो आपको सेंटर पे एंगल मिल गया कितना, 72 डिग्री। अब एंगल क्यों जरूरी था, बिकॉज आपको निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। किसी भी शेडेड रीजन का सर्कल का एरिया निकालते हो तो थीटा तो जरूरी होता है निकालना, ठीक है, ओके। सो अब आप देख रहे हो कि एक हमारा ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये पूरा सेक्टर बन रहा है, बट ये कैसे निकाले, अब ये तो ट्राइंगल है और ये कुछ अलग ही पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इधर का फाइंड आउट करने के बजाय अगर इधर का फाइंड आउट कर दें, मतलब इस टोटल का फाइंड आउट कर दें, सो ये भी हमारा सेक्टर बन जाएगा। अब ये और ये एरिया तो इक्वल ही है, क्योंकि इक्वल कोड्स हैं, इक्वल लेंथ की हैं, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, हमें 2 सेक्टर्स बन गए, हमारे 2 सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और कितने सेक्टर्स हैं, 2, एक ये सेक्टर और एक ये सेक्टर, और इस पार्ट को हमने कहाँ भेज दिया है, यहाँ पर। ये वाला जो एरिया है वो यहाँ से फाइंड आउट ना करके हम कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, इस साइड से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू थीटा की वैल्यू 360 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, 5 इंटू 5 है, ओके। सो अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 72 को 72 से 1, तो 2 5 का कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10 पाई। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने क्या बोला है, अ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया p स्क्वायर यूनिट्स इज फिल्ड इनटू वाटर। एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इस क्यूबॉइड के अंदर ये फिगर आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है। एक क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया आपको दिया है कितना, p स्क्वायर यूनिट्स, मतलब एरिया मतलब क्यूबॉइड की आपको लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी दी है, p, इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाइट ऑफ q यूनिट्स, ये आपको h दिया है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हो सिंपली L इंटू बी इंटू एच करके।
एंड अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक यूनिट्स। अब स्फीयर का भी जो वॉल्यूम दिया है वो आपको कितना दिया है, आर क्यूबिक यूनिट्स, इज ड्रॉप्ड, इसको हमने ड्रॉप किया सच दैट इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड एज शोन बिलो। ये आपको डायग्राम जो है आपको पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया पूरा। अच्छा ठीक है, डाल दिया। देन आगे क्या पूछा उन्होंने, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर। आपको पता है कि पानी में जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो पानी की हाइट बढ़ जाती है, तो हमें वही हाइट निकालनी है, ठीक है। सो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं सबसे पहले। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो पूरा आपको कितना दिया है, पी दिया है, और इसकी हाइट कितनी दी है, क्या वो हाइट दिया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो ये आ गया। देखो ये जो हाइट हमने पुट की है ना, ये पूरे क्यूबॉइड की पुट की है, ठीक है। अब मान लो क्यूबॉइड में जो पानी है वो पहले इस लेवल तक भरा हुआ था, मतलब स्फीयर डालने से पहले, ओके। अब जब हमने स्फीयर डाला तब ये पानी हमारा इस हाइट तक चला जाएगा, तो हमको बेसिकली ये हाइट निकालनी है, राइट। तो हमारे पास क्या है, अब हो क्या रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ होगा ये पानी, जितना हमारा इसका वॉल्यूम होगा, स्फीयर का वॉल्यूम। सो दैट मीन्स स्फीयर का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में। सो दैट मीन्स दोनों का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। जो पहले जितना इसका वॉल्यूम था स्फीयर का, उतना ही पानी इंक्रीज होगा, उतनी ही हाइट इंक्रीज होगी। और जो वो हाइट बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, क्यूबॉइड के अंदर बन रही है, तो क्यूबॉइड में पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम लगेगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे पुट कर दो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, बट यहाँ तो उन्होंने आपको डायरेक्ट ही R दिया है वॉल्यूम, तो आपको यहाँ फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो ये हमारी Q है, अब ये Q ना लग के हमारी क्या लगेगी, H, मतलब जो हाइट अब इंक्रीज हुई है। ये जो H थी ये हमारी क्या थी, टोटल क्यूबॉइड की हाइट थी। इसको हम कैपिटल H ले लेते हैं सो दैट की कंफ्यूजन ना हो। हमें ये हाइट निकालनी है जो इंक्रीज हुई है, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू, बिकॉज ये P हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू R/P यूनिट्स। समझ में आया क्वेश्चन, मतलब कि वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज होगा वो ये हमारा एरिया इंटू हाइट, मतलब इसका वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो इसका हमने एरिया लिया, एरिया कितना दिया है P, और जो हाइट इंक्रीज हुई है विच इज H, और ये किसके इक्वल है, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है, राइट। समझ में बात। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपने खुद ही फाइंड आउट कर लिया हुआ, इतना आसान क्वेश्चन है। स्वीटी, नितेश एंड अशरफ विजिटेड अ हॉस्पिटल फॉर देयर रेगुलर बॉडी चेकअप, ठीक है। 3 लोग गए अपने रेगुलर बॉडी चेकअप के लिए, जिसमें उन्होंने क्या किया, विच इंक्लूडेड अ ब्लड प्रेशर चेकअप, BP अपना चेक करवाया, ब्लड प्रेशर। रिजल्ट्स आर एज शोन बिलो, हमारे रिजल्ट्स ये दिखाए हैं, ठीक है। स्वीटी का इतना आया, नितेश का इतना आया, और अशरफ का इतना आया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक हॉस्पिटल के अंदर 10 पेशेंट्स अगर एक दिन में आए तो उनका ऑन एवरेज जो है वो BP किस रेंज में होगा, 115 to 125। 125 to 135 के कितने पेशेंट्स हैं, 9, इस रेंज के 12, मतलब टोटल अगर 10 पेशेंट्स आए तो उनका जो BP होगा वो इस रेंज में होगा, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग फॉल्स इन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में कौन सी वैल्यू है, मॉडल क्लास में कौन सी वैल्यू हो सकती है। मॉडल क्लास क्या होती है, सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हाईएस्ट वाली वैल्यू, राइट। सो ये हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास होती है, ठीक है। अब देख लो इस मॉडल क्लास में किसका BP आ रहा है, चेक कर लो। 145 to 155 की रेंज में किसकी वैल्यू आ रही है, नितेश की। सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मॉडल क्लास हमारी क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हो वो हमारी क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास के अंदर रेंज में किसकी वैल्यू आ रही है, नितेश की। सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन है, देखो क्या है, द टेबल शॉन बिलो डिपिक्ट्स द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 क्लास के स्टूडेंट्स का वेट है। देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट वेट अबव द मीडियन वेट। मीडियन वेट से ज़्यादा जिनका वेट है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है।
कॉन्सेप्ट याद करो कि जब आप मीडियन निकालते हो तो मीडियन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मीडियन की बात की है तो दैट मीन्स आपको मीडियन ही निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम निकालते हैं CF निकालते हैं, ठीक है। CF क्या होता है, यहाँ 6 देन 6 + 8 14, इन वैल्यूज़ को हम प्लस करते जाएंगे। 14 + 7 21, 21 + 2 31। लेट अस सपोज ये वैल्यू x है तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 31 + x आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हम निकालते हैं n/2, मतलब n क्या होता है हमारा, ये टोटल वैल्यू होती है, ठीक है। टोटल n कितना दिया है हमें, 31 + x / 2। अब करें क्या इसका, हमें क्या है बोला है, इफ़ देर आर नो स्टूडेंट विद द सेम वेट एज ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के सेम वेट का तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं, जो भी हैं 18 उससे ऊपर हैं या फिर उससे कम के हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रेंज ऑफ 37 to 40। अब अपना क्वेश्चन याद करो कि जब आप मीडियन निकालते हो, मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो n/2 के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू जो है वो इससे हमारी बड़ी होगी, ठीक है। सो अब इससे बड़ी अब आपकी कुछ भी हो सकती है वैल्यू, राइट। सो उन्होंने आपको क्या दिया है कि इक्वल वाली वैल्यू तो कोई है ही नहीं, बड़ी वैल्यू दी है उन्होंने, तो बड़ी वैल्यू ही हम ढूंढते होते थे, तो बड़ी वैल्यू उन्होंने हमें किसके इक्वल दी है, 18 के इक्वल दी है। सो दैट मीन्स जो ये वैल्यू है ये हमारी किसके इक्वल है, 18 के इक्वल। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 31 + x, 18 2 36। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 - 31, आंसर कितना आ गया हमारे पास 5। सो ऑप्शन नंबर A इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बस हम n/2 फाइंड आउट करते होते थे, देन ढूंढते थे CF में कि n/2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है ना, यहाँ पे बड़ी वैल्यू ढूंढते थे ना, और वही बड़ी वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दी है, मीडियन क्लास से बड़ी वैल्यू कितनी दी है हमें, 18। तो इसलिए मैंने इसको किसके इक्वल रख दिया, 18 के इक्वल। डन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, गिनी फ्लिप द कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार उसने कॉइन को फ्लिप किया, एंड कम्स अप विद द टेल ईच टाइम, तीनों बार उसे टेल मिला, ठीक है। गिनी वॉन्ट्स टू फ्लिप द कॉइन अगेन, एक बार फिर से कॉइन को फ्लिप करना चाहती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द नेक्स्ट फ्लिप, अब अगली फ्लिप में उसके हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो उसने पहले कितनी भी बार कॉइन फ्लिप कर रखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट फ्लिप की बतानी है हमने, अगली फ्लिप की, मतलब 4th बार जब वो कॉइन को फ्लिप करेगी तो कॉइन तो हेड और टेल ही आने वाला है ना, ठीक है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, दैट मीन्स विच इज 0.5, ठीक है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे उसने कॉइन को 4 बार वाले केसेस नहीं बनाने हमने, उसने पूछा है नेक्स्ट फ्लिप में, मतलब नेक्स्ट मतलब 4th फ्लिप में, मतलब एक ही फ्लिप है वो, उससे पहले चाहे वो हजारों बार कॉइन को फ्लिप कर चुकी हो, हमारे पास जो कंडीशन है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो उसी करंट फ्लिप की है। सो दैट मीन्स एक बारी में तो हमारे पास हेड और टेल ही आने वाला है। सो आंसर कितना आ गया, 1/2, दैट मीन्स 0.5, ठीक है जी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से क्या बोला है, नंबर Q इज प्राइम फैक्टराइज्ड एज 3⁻² × 7² × b। जो Q एक नंबर है उसको उन्होंने फैक्टराइज किया है कुछ ऐसे करके, ठीक है। फैक्टर्स में ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। 3 और 7 तो आपको दिख रहा है प्राइम नंबर है, एंड b भी उन्होंने क्या बोल दिया कि b भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, बट इसकी वैल्यू 3 और 7 नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2 3 5 7 11, इस तरह से प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास। बाकी सारे तो ओड नंबर्स होते हैं, सिर्फ 2 जो है वो एक क्या होता है हमारा, इवन नंबर होता है, ठीक है। देन उन्होंने कहा है Q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर, Q जो है वो क्या होगा, डेफिनेटली एक ऑड नंबर होगा, फिक्स है कि वो ऑड नंबर ही होगा। क्या ये चीज़ ट्रू है, देखो जब हम ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब तो आंसर ओड ही आता है, मतलब अगर b की वैल्यू मैं यहाँ पर ओड नंबर्स में से कुछ भी ले लूँगी तब तो आंसर मेरे पास ओड नंबर ही आएगा मल्टीप्लाई करके। बट अगर b की वैल्यू 2 रही, ठीक है, 3 और 7 तो हमने लेनी नहीं है, बाकी भी तो सारे ओड नंबर्स ही हैं। अगर b की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो मेरा q क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा। सो दैट मीन्स असर्शन तो हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। रीजन क्या है कि 3 × 7 raised to the power 2 इज एन ऑड नंबर,
ये तो ट्रू है, आपको बताया मैंने अभी कि जब हम ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 3, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 7 इंटू 7, सारे ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ओड नंबर आता है। सो दैट मीन्स असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज डन नाउ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सो MCQ का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, P एंड Q आर द कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन। दो प्लेन में कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है हमारे पास Q है। द 0,2 इज द ओनली मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। देखो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 0,2। मिड पॉइंट तो हमें पता है कि यहाँ से इक्वल डिस्टेंट पर होता है P और Q से, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है सिर्फ वही एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंट पर है, जबकि ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमारे यहाँ से इक्वी डिस्टेंट हों। सो दैट मीन्स असर्शन तो कैसी हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन में उन्होंने कहा है देयर आर मेनी पॉइंट्स, अब मेनी पॉइंट्स की बात कर दी, वेयर दिस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। P और Q से जो इक्वी डिस्टेंट होंगे वो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और जिनकी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो इक्वेशन इक्वी डिस्टेंट के क्वेश्चंस आपको करवाए थे, वो क्वेश्चंस एक बार चेकआउट करना हमने कैसे किए थे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल लिखा था। ठीक है, तो वही चीज़ आप करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस फार्मूला जब लगेगा तो क्या होता है x2 माइनस x1, मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने माइनस करना है, तो ये माइनस का है तो दैट मीन्स माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ऐसे ही y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 5 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू, अब इधर से निकालो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो माइनस का 1 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा प्लस। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब आप देखोगे तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो सेम बन चुकी है। इक्वल क्यों रखा, क्योंकि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो रीज़न है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और असर्शन फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपके इसमें क्वेश्चन पेपर में मेंशन है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना सेक्शन नंबर बी एंड सेक्शन नंबर सी। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।